जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग निःशुल्क बैच लेकर के आए हैं। उसी में हिंदी की क्लास की आज अगली क्लास है जिसका नाम रहेगा वर्णमाला। हिंदी के विशेष टॉपिक में से एक जो कि टॉपिक रहता है आपका वर्णमाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये मान करके चलिए कि अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो संभवतः ज्यादा चांस है कि इससे एक या एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाए। वो आपके सिलेबस पर रहेगा कि बाई चांस मान लीजिए 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे रहेगा। इस पूरे टॉपिक को हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, जिसमें आज की क्लास स्वर व स्वर के भेद पर आधारित रहेगी और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हिंदी वर्णमाला में वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले कोई भी सिंगल प्रश्न आपसे स्किप नहीं होंगे अगर आप आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखते हैं। दूसरा, एक तो होता है पढ़ने का सलीका। दूसरा, आप ये भी अपना सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्लास ध्यानपूर्वक देखनी है। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो मेरा अपना मानना है कि एक बार कम से कम आप क्लास देख लें, उसके बाद दोबारा आप भले ही दोगुनी स्पीड से ये क्लास देखें और साथ में नोट्स बनाते चलें। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आप अपने आप को कंफर्टेबल समझें, उस हिसाब से पढ़ना है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अंदाजे बयां हर चीज को नया कर देती है, वरना इस जमाने में कोई बात नई बात नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं, शुरुआत करने वाले हैं हम लोग वर्णमाला की। वर्णमाला जैसे कि अगर कहा जाए कि दो वर्णों से मिला है, एक तो शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द है माला। इनमें से अगर आपने कभी वर्ण नहीं भी पढ़े हैं तब भी एक शब्द से परिचित होंगे जिसका नाम क्या है? माला। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो गले में या कहीं कहीं हाथ में भी पहने जाते हैं और उसमें मोती चुने होते हैं, उसी को क्या कह देते हैं? माला। लेकिन माला का एक नियम होता है कि जो कलर्ड मोती उसमें पड़े होते हैं उनकी संख्या लगभग समान होती है। जैसे अगर 2 रंग के मोती पड़े हैं तो अगर 20 लाल यानी रेड कलर के पड़े होंगे तो 20 अगर सफेद पड़े हैं तो उनकी भी संख्या लगभग समान है। ठीक उसी को रिलेट करके एक इसकी परिभाषा बना दी गई। वर्ण, वर्ण का अर्थ क्या है? या तो वो हो सकते हैं क्या? स्वर, या तो वो हो सकते हैं क्या? व्यंजन। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? इनको हम लोग कह देते हैं वर्ण। अगर इन्हीं वर्णों को एक वैज्ञानिक क्रम में संजो दिया जाए तो वही टॉपिक आपका कहलाता है वर्णमाला। हम लोग छोटी क्लास में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो देखिए साथ साथ हम लिखते भी चलते हैं। जहां तक संभव होगा हम लिखने का प्रयास करेंगे, और अगर हम नहीं लिखते हैं तो कम से कम 1-2 बार आपको हम रिपीट कर देंगे। जैसे अगर वर्णमाला की परिभाषा आपको हम बताएं तो हमने कहा कि अगर हम लिख दें इसको वर्णों का, लिख दें वर्णों का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक। एक तो सुव्यवस्थित होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक क्रम ही कहलाता है वर्णमाला। वैज्ञानिक क्रम ही कहलाता है वर्णमाला। सुव्यवस्थित का अर्थ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले ये वाला वर्ण लिख दें और उसके बाद ये वाला वर्ण लिख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में ये सुव्यवस्थित क्रम नहीं माना जाएगा। इसीलिए लिखा है कि एक तो सुव्यवस्थित होना चाहिए इसके अनुसार, और दूसरा वैज्ञानिक। अभी आगे चल करके हम लोग स्वर का विभाजन पढ़ेंगे, उसमें आप सीखेंगे कि वास्तव में वैज्ञानिक क्रम क्या होता है। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम इस छोटा आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख का छोटा भाग खुलता है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का भाग ज्यादा खुलता है। वैज्ञानिक क्रम वास्तव में यही है कि जिसमें मुख कम खुले उसको पहले रखा जाए, उसके बाद उससे ज्यादा जिसमें परिवर्तन हो उसको उसके बाद में रखा जाए। यही कहलाता है वैज्ञानिक क्रम। तो परिभाषा हमने आपको बता दी कि वर्णों का सुव्यवस्थित और जो वैज्ञानिक क्रम होता है वही कहलाता है वर्णमाला। दूसरा लिखा है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। तो सामान्यतः ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो वर्णमाला में कभी आपसे पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 52। दूसरा पॉइंट लिखा है
कि कभी आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। यहां लिखा है कुल वर्ण, यहां लिखा है कुल मूल वर्णों की संख्या। तो मूल वर्णों की जो संख्या होती है वो वास्तव में होती है 44, और इस 44 में जो 33 आपके होते हैं वो होते हैं व्यंजन, और जो आपके 11 होते हैं वो होते हैं स्वर। 11 क्या होते हैं? वो होते हैं स्वर। तो पूछा जाए वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या तो वो हो जाएगी 34। आगे विस्तार में हम आपको यह भी बताएंगे कि 52 वर्ण अगर रहेंगे तो कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, कौन से वर्ण शामिल नहीं होंगे। अगला, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार कुल वर्णों की संख्या है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार अगर कभी आपसे पूछा जाता है तो टोटल वर्णों की संख्या अगर आपको बतानी है तो उसका उत्तर आप चुनेंगे कितना? 49। यहां संख्या कितनी रहेगी? 52। अगर मूल वर्ण पूछे जाते हैं तब संख्या कितनी रहेगी? 44। लेकिन अगर पूछा जाता है हिंदी शब्दकोश के अनुसार कुल वर्ण, तब संख्या रहेगी 49, 49। अगला लिखा है वर्णमाला में शामिल ध्वनियां। इन ध्वनियों पर हम लोग चर्चा यहां कर भी चुके हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में ध्वनियां कितनी शामिल हैं, तो 2 ध्वनियां शामिल हैं, और वो ध्वनियां हैं कौन कौन सी? तो एक ध्वनि है स्वर, और दूसरी ध्वनि कौन सी है? व्यंजन। पहली ध्वनि कौन सी रहेगी? स्वर, और दूसरी ध्वनि कौन सी रहेगी? व्यंजन। एक से अधिक बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न हो चुका है कि वर्णमाला में शामिल ध्वनियों के प्रकार हैं। इससे पहले जो आपकी क्लास हो चुकी है उसमें ध्वनियों के प्रकार बताए गए हैं, लेकिन वो वर्णमाला के आधार पर नहीं है, वो हिंदी शब्द में जो ध्वनियां होती हैं उसकी क्लास थी। आज की क्लास में क्या है कि हिंदी वर्णमाला में जो शामिल ध्वनियां हैं वो कितनी हैं? 2 हैं। एक स्वर है और दूसरी क्या है? व्यंजन। आप आगे चल करके अभी एक अन्य टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा? अयोगवाह। नाम क्या होगा? अयोगवाह। लेकिन ये हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों में शामिल नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या कितनी है। दूसरा, इसी में हम आपको ये बता देते हैं कि अगर मान लीजिए वर्ण होते हैं कितने, जैसे अगर हम पेज ऐड करके आपको बता देते हैं कि अगर वर्णमाला में पूछा जाए कुल वर्ण, तो कुल वर्ण आप समझ गए कि कुल वर्ण हो जाएंगे कितने? 52। हालांकि विभाजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से आप बता दें कि अगर 52 वर्ण होते हैं तो इसमें 25 वर्ण होते हैं वर्गीय। 25 वर्ण कैसे होते हैं? वर्गीय। इसके अलावा 4 वर्ण होते हैं अंतस्थ। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ। ये विभाजन आगे हम लोग पढ़ेंगे तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। इसके अलावा 4 वर्ण जो होते हैं उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। 4 वर्ण हो गए ऊष्म वर्ण। इसके अलावा फिर से इसमें 4 शामिल हो जाते हैं और ये 4 वर्ण कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण। और इसके अलावा 2 वर्ण और शामिल हो जाते हैं जिनको कहते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो टोटल करेंगे अगर तो 25 4 29, 29 4 33, 33 4 33 4 37, और 37 और 2 39। और अगर हम 39 में शामिल करने कितने? 11 स्वर। 11 स्वर प्लस 2 अनुस्वार और विसर्ग, या इनको हम लिख दें अयोगवाह। क्या लिख दें? अयोगवाह। तो टोटल वर्णों की जो संख्या हो जाती है वो संख्या हो जाएगी कितनी? टोटल वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। अगर कुल वर्ण शामिल हैं तो संख्या होती है 52। इन 52 वर्णों में ये सभी वर्ण शामिल रहते हैं। इनके जो विशेष नाम आपके सामने लिखे गए हैं, इन विशेष नाम की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर कहीं कुल वर्ण पूछे जाए और वहां विकल्प में आपके दिया हो कितना? 51 या 51। सामान्यतः अगर कुल वर्ण पूछा जाए तब तो उत्तर आपका यही होगा, लेकिन बाई चांस ये ऑप्शन में ना हो तब उत्तर आपका हो जाएगा 51। और अगर वर्ण 51 होते हैं तो इन पूरे वर्णों में से एकमात्र स्वर हट जाता है, और वो वर्ण होता कौन सा है? वो वर्ण होता है स्रा। यानी कि स्रा को छोड़कर अगर हम वर्ण गिने तो संख्या हो जाती है 51, और वही 51 वर्ण हो जाते हैं कुल वर्ण। दूसरा,
अभी आपने देखा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा कि संख्या कितनी है, 49। अगर संख्या 49 होती है तो वास्तव में एक तो स्रा शामिल नहीं होता है, इसके अलावा एक ड़ा शामिल नहीं होता है, इसके अलावा एक ढ़ शामिल नहीं होता है। यानी इन तीनों वर्णों को छोड़कर अगर वर्ण गिने जाते हैं तो टोटल संख्या होती है 49, जो कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार कुल वर्णों की संख्या होती है। अगला हमने बताया कि अगर पूछा जाता है मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या वर्णमाला में, तो आपका उत्तर होगा कितना, 44। कितना होगा, 44। और इस 44 में 11 तो आपके रहेंगे क्या, स्वर, और इसके अलावा 33 आपके क्या रहेंगे, व्यंजन। 33 क्या रहेंगे, व्यंजन। और इन 33 व्यंजनों में 25 तो रहेंगे क्या, वर्गीय वर्ण। 25 क्या रहेंगे, वर्गीय वर्ण। इसके अलावा 4 तो रहेंगे अंतस्थ वर्ण। 4 कौन से वर्ण रहेंगे, अंतस्थ वर्ण। और इसके अलावा 4 आपके रहेंगे ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण। और तब जाकर कुल संख्या हो जाएगी 44, जो कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण माने जाते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि अगर इतनी इतनी संख्या होगी तो कौन से वर्ण शामिल होंगे और कौन कौन से वर्ण शामिल नहीं होंगे। अब देखते हैं अगला। तो अगला हमने आपको ये यहां तक बता दिया है। अगला देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो स्वर उसके भेद और दूसरा व्यंजन और उसके भेद। हमने बताया कि एक तो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में ध्वनियां कितनी है, 2। और ये ध्वनियां कौन कौन सी हैं, एक तो है स्वर और दूसरी क्या है, व्यंजन। यही तो आपको हमने अभी पिछली स्लाइड में बताया। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले स्वर क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, उसके बाद व्यंजन और उसके प्रकार। तो सबसे पहले लिखा है स्वर व भेद। यहां भेद का अर्थ है कुल स्वरों की संख्या से, ना कि स्वरों को बांटने के प्रकार से। स्वर क्या होते हैं, तो वर्णमाला की परिभाषा तो हमने आपको बता दी। वास्तव में स्वर क्या होते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए हम लोग जो अंदर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जाती है, वो वहां परिवर्तित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। हम लोग वर्णों के उच्चारण के लिए उसी का प्रयोग करते हैं, और वो हिंदी भाषा में कहलाती है प्राणवायु। क्या कहलाती है, प्राणवायु। प्राणवायु इस शब्द का भी हम लोग आगे प्रयोग करने वाले हैं। तो वास्तव में जो फेफड़ों में भरी प्राणवायु होती है, उसी के प्रयोग के द्वारा ही हम लोग स्वर हो चाहे व्यंजन हो अर्थात वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो अब देखिए इन्हीं प्राणवायु के आधार पर स्वर की परिभाषा क्या बनेगी। तो स्वर की परिभाषा बनेगी वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण प्राणवायु, और प्राणवायु की भी छोटी आवश्यकता होगी, अल्प मात्रा में आवश्यकता होगी। तो इसीलिए इसके साथ में एक शब्द हम और भी जोड़े देते हैं, वो शब्द जुड़ जाएगा अल्प प्राण। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण अल्प प्राण के मुख में, अल्प प्राण के मुख में बिना संघर्षोपरांत होता है। मुख में बिना संघर्षोपरांत होता है, परांत होता है। हो सकता है कि ये परिभाषाएं आपको लगता हो कि ये हम ना बताएं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन परिभाषाओं में जिन भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वो शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने लिखा अल्प प्राण, इस शब्द पर भी आगे चर्चा करने वाले हैं। शब्द लिखा है संघर्षोपरांत, इस शब्द पर भी आगे चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको लिखा है। अब समझिए हुआ क्या। मान लीजिए आपके फेफड़ों में प्राणवायु है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। हमको किसी भी स्वर का उच्चारण करना है तो हमने अंदर से हवा ली और ऊपर की तरफ उच्चारण किया। मान लीजिए हमने कहा आ या उ, जो भी हमने ध्वनि उच्चारित की। तो अगर मुख में किसी भी स्थान से अगर उच्चारण के लिए एक तो अल्प प्राण की आवश्यकता होगी,
यानी कि जो वायु रहेगी उसकी थोड़ी मात्रा। और दूसरा, अगर कहीं भी चाहे कंठ में, चाहे ताल में, चाहे जीवा में, अगर जीभ कहीं टच करती है या संघर्ष करती है, लड़ाई करती है, उसके बाद अगर उच्चारण हो रहा है तो फिर वो स्वर नहीं हो सकता। अगर कहीं संघर्ष नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। इसीलिए हमने लिख दिया वे वर्ण जिनका उच्चारण अल्प प्राण के मुख में बिना संघर्षोपरांत होता है। अथवा इसी को हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो इसी को हम लिख देते हैं अथवा करके, जो कि परिभाषाएं आपके एग्जाम में सीधी पूछी गई है। अथवा स्वर की परिभाषा क्या होती है? जो स्वतः उच्चारित हो, जो स्वतः उच्चारित हो। स्वर की सामान्य परिभाषा आपको बताई जाती है कि स्वतः उच्चारित ध्वनियां ही स्वर कहलाती हैं। ये स्वर की सामान्य परिभाषा है। और टोटल आपको पता है कि अगर हम कुल स्वरों की संख्या की बात करें, अर्थात स्वर के भेद की बात करें, तो उनकी संख्या है कितनी? तो संख्या है 11। और वो वर्ण है कौन कौन से? तो स्वर आपके जो संख्या है, एक तो वर्ण है छोटा आ, दूसरा इसी का दीर्घ बड़ा आ, तीसरा वर्ण है छोटी ई, अगला जो स्वर है बड़ी ई, अगला जो है छोटा ऊ, अगला वर्ण हो जाएगा इसका दीर्घ, अगला हो जाएगा री, इसके अलावा हो जाएगा ए, इसके अलावा हो जाएगा ए, ओ, और सबसे अंतिम जो स्वर रहेगा वो हो जाएगा अ। टोटल वर्णों की जो स्वर की संख्या है वो आ से लेकर ओ तक टोटल कितनी है? 11 है। दूसरा लिखा है व्यंजन व व्यंजन के भेद। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन की। जैसे यहां हमने लिखा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण अल्प प्राण के मुख में बिना संघर्षोपरांत होता है तो कहलाएंगे स्वर। लेकिन यदि वर्णों का उच्चारण मुख में संघर्ष से होता है, मुख में संघर्ष, वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख में संघर्ष से होता है, अर्थात संघर्षोपरांत होता है, वो कहलाते हैं व्यंजन। अथवा इसी परिभाषा को जैसे हमने वहां डिवाइड किया था कि स्वतः उच्चारित ध्वनियां ही क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। वैसे ही स्वर की सहायता से उच्चारित ध्वनियां ही क्या कहलाती हैं व्यंजन। देखिए हमने कलर भी चेंज कर दिए हैं, इसीलिए कलर चेंज कर दिए ताकि आपको समझ में आए। सामान्य परिभाषा ये होती है कि स्वतः उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती है और स्वर की सहायता से उच्चारित ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। लेकिन अगर स्वर की सहायता से उच्चारित होंगी तो संघर्ष होगा, अगर स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होती है तो संघर्ष नहीं होगा। और हमने बताया कि अगर पूछा जाए आपसे कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या अगर कुल के आधार पर देखेंगे या तो 41 हो सकती है, या तो 39 हो सकती है, और या तो 33 हो सकती है, जिसमें जो सर्वमान्य उत्तर रहेगा उसमें आपकी टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी रहेगी? 33 रहेगी। और इन 33 में इनको हम तोड़ देते हैं। 25 क्या हो जाएंगे? वर्गीय व्यंजन। 4 क्या हो जाएंगे? अंतस्थ वर्ण। 4 क्या हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण। इनके योग से जो वर्ण बनेंगे वही कहलाएंगे व्यंजन। तो स्वर जान लिया, स्वर के भेद जान लिया, और वर्णमाला में व्यंजन आएंगे, व्यंजन के भेद जान लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे जो आपका वर्णमाला है, उस वर्णमाला में वास्तव में ध्वनियां तो कितनी है? 2। और जब हमने आपको बताया था कि ध्वनियां 2 हैं, तो उसी के साथ हमने एक रिलेट कर दिया था कि एक अन्य भी ध्वनि हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहेंगे अयोगवाह। और अयोगवाह का ही नाम क्या है? नपुंसक वर्ण। और ये जो नाम दिया, ये नाम दिया किसने? ये नाम दिया है किशोरीदास वाजपेयी। किसने दिया है? तो ये नाम दिया है किशोरीदास वाजपेयी ने। और ये है कौन? तो ये है हिंदी के वैयाकरण। कहीं कहीं वाजपेयी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या इस ई के स्थान पर ये लिख सकते हैं। अगर कभी पूछा जाता है तो स्वर वाला ज्यादा सही माना जाएगा।
किशोरीदास वाजपेयी ये हैं कौन? तो यही हम लिखे देते हैं कि ये क्या है? वैयाकरण। और वैयाकरण एक शब्द में पूछा जाता है, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है एक शब्द में। हमने कहा इसका नाम है अयोगवाह और इसी का नाम क्या है? नपुंसक वर्ण। अयोगवाह नाम क्यों है? तो अयोगवाह को अगर हम तोड़ें तो देखिए 3 शब्दों में टूट सकता है। एक तो शब्द होगा आ, दूसरा शब्द हो सकता है योग और तीसरा शब्द होगा वाह। तो 3 शब्द हो गए, एक तो अ, दूसरा योग और तीसरा वाह। अगर आप हिंदी के थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं अच्छे से तो आपको पता होगा कि आ अगर उपसर्ग के रूप में जुड़ा है तो इसका अर्थ होता है नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और यहाँ वाह का अर्थ ठहाका मार करके हंसना नहीं है, यहाँ वाह का अर्थ है वहन करना, अर्थात साथ साथ चलना। वहन करना या साथ साथ चलना। इसके आधार पर अयोगवाह की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे वर्ण जो किसी के साथ में ना चले, जिनका किसी के साथ जुड़ाव ना हो। और यहां किसी का अर्थ किससे है? या तो स्वर से हो सकता है और या तो व्यंजन से हो सकता है। अर्थात वे वर्ण जो ना तो स्वर के साथ चले और ना ही व्यंजन के साथ वहन करें, ना तो स्वर के साथ जुड़े ना तो व्यंजन के साथ जुड़े, लेकिन फिर भी दोनों के साथ साथ चले, वही वर्ण कहलाएंगे अयोगवाह वर्ण। वे वर्ण जो ना तो स्वर के साथ जुड़े ना तो व्यंजन के साथ जुड़े, लेकिन फिर भी दोनों के साथ 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 वहन करें, वही कहलाते हैं अयोगवाह। और जैसे वर्णमाला में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, वैसे ही अयोगवाह के भी प्रकार कितने हैं? 2। अयोगवाह के प्रकार कितने हैं? 2। एक तो अनुस्वार या अनुनासिक और दूसरा प्रकार है विसर्ग। दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक क्या है? अनुस्वार या अनुनासिक। इस पर बहुत ही छोटे रूप में चर्चा हम लोग ध्वनि के क्लास में कर चुके हैं, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो देख ले। खैर, अनुस्वार और अनुनासिक और दूसरा क्या है? विसर्ग। इनके अगर हम आपको संकेत बताएं तो जो अनुस्वार होता है उसको आपने देखा होगा केवल बिंदी के रूप में, और जो अनुनासिक होता है वो वास्तव में होता है चंद्र बिंदु के रूप में। अगर केवल बिंदी है, इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर केवल बिंदी के रूप में है तो वो कहलाएगी अनुस्वार। अगर वो चंद्र बिंदु के रूप में है तो वो कहलाता है अनुनासिक। लेकिन अगर किसी शब्द के आगे केवल बिंदी जुड़ी हुई है तो उसको कहते हैं क्या? विसर्ग। और ये दोनों किसके प्रकार हैं? ये दोनों प्रकार हैं अयोगवाह के। अब देखिए दोनों में मुख्य बातें क्या हैं, तो मुख्य बातों पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे अनुस्वार के अंतर्गत आने वाली मुख्य बात हम लोग लिख रहे हैं, अनुस्वार जो होता है इसका प्रयोग, इसका जो प्रयोग होता है वो सदैव व्यंजन के रूप में होता है। क्यों होता है बताएं? इसका प्रयोग सदैव, इसका प्रयोग सदैव व्यंजन के रूप में होता है। व्यंजन के रूप में होता है, रूप में होता है, वही क्या कहलाता है? कहलाता है अनुस्वार। संकेत हमने बता दिया केवल बिंदी के रूप। जबकि ठीक इसके विपरीत जो अनुनासिक होता है इसका प्रयोग स्वर के रूप में होता है। इसका प्रयोग स्वर के रूप में होता है, स्वर के रूप में होता है। ये आरो ए आरो में भाषिक रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका प्रयोग स्वर के रूप में होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं अनुनासिक और अनुस्वार के। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, जैसे मान लीजिए शब्द हमने लिख दिया संगम। शब्द क्या लिख दीजिए? शब्द लिख दिया हमने संगम। अब आपको पता है कि ऊपर जो ये बिंदु प्रयोग हुई है इसी का नाम क्या है? अनुस्वार। इसका नाम क्या है? अनुस्वार। सॉरी, अनुनासिक में हम उसको लिख रहे हैं तो इसको नीचे ले आते हैं। मान लीजिए शब्द लिखा है संगम। शब्द क्या लिखा है? संगम। अगर इसी शब्द को हम थोड़ा सुधार करें, इसके मूल रूप में ले जाएं, तो इसी वर्ण को हम सा, उसके बाद का पंचमाक्षर अर्ध रूप में और गा और मा इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं। या इसी को अगर और थोड़ा सुधारें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। संगम संस्कृत में हालांकि लिखा होता है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमने बिंदी प्रयोग की, ये वास्तव में प्रयोग किसके स्थान पर की? का वर्ण के पंचमाक्षर अर्थात वा के स्थान पर। और ये है क्या? ये है व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। इसीलिए कहा जाता है कि अनुस्वार का प्रयोग सदैव व्यंजन के रूप में होता है। जबकि अगर हम शब्द मान लीजिए कहीं लिख दिए हैं, शब्द लिख दिए आंकना, शब्द क्या लिख दिए? आंकना। इसमें ऊपर जो हमने चंद्र बिंदु लगाई है, इस चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या हम कोई व्यंजन लिख सकते हैं? तो जवाब होगा आपका नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये बिंदु आपका निकल करके आता है कि इसका प्रयोग स्वर के रूप में सदैव होता है, कहीं भी किंतु परंतु नहीं। ये तो हो गया अनुस्वार और अनुनासिक की बात। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? विसर्ग। विसर्ग में विशेषता क्या होती है? विसर्ग की विशेषता होती है कि यह सदैव स्वर के पश्चात आता है। यह सदैव, सदैव का अर्थ है कि कोई भी किंतु परंतु नहीं है। यह सदैव स्वर के पश्चात आता है। यह सदैव स्वर के पश्चात आता है, आता है। यह सदैव स्वर के पश्चात आता है। कौन? विसर्ग। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मान लीजिए ये शब्द लिखा है शम और उसके बाद कहीं विसर्ग लगा, ये कभी भी संभव नहीं। अर्थात ये हो सकता है कि ये शम ऐसे लिखा हो और उसके बाद ये हो सकता है, सामान्यतः शब्द हो ना हो जरूरी नहीं। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि मां के साथ एक वर्ण जुड़ा हुआ है और वो वर्ण कौन सा है? छोटा आ, और उसके बाद फिर ये विसर्ग आता है। इसीलिए कुछ लोग इसको सामान्य रूप में ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वास्तव में विसर्ग केवल बिंदियां होती हैं, उससे पहले जो जुड़ा होता है वो क्या होता है? स्वर आता है। दूसरा, विसर्ग के पश्चात जो विसर्ग से पहले होता है वो सामान्यतः क्या होता है? स्वर होता है। और इन स्वरों में भी विशेषता है कि सामान्यतः, देखिए इसी के साथ में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं। जो स्वर होंगे वो सामान्यतः या तो इकारांत होंगे, क्या होंगे? इकारांत, और या तो क्या होंगे? उकारांत होंगे। या तो क्या होंगे? उकारांत होंगे, और या तो क्या होंगे? अकारांत। सामान्यतः जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के कारांत में ही संभव है कि विसर्ग से पहले या तो छोटी ई होगी, या तो छोटा उ होगा, और या तो छोटा आ होगा। ये थोड़ा डीपली बात है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कारांत क्या होते हैं, इस पर चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। देखते हैं। तो हमने जान लिया कि वर्णमाला में तीन चीजें हैं, एक तो स्वर, दूसरे व्यंजन और तीसरे अयोगवाह, जिसमें अयोगवाह के दो प्रकार हैं, एक तो अनुनासिक या अनुस्वार और दूसरे विसर्ग। देखते हैं आगे। आगे हमने कह दिया कि स्वरों का विभाजन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वरों को कितने आधार पर बांटा गया है। देखिए, व्यंजनों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन जो विभाजन के आधार हैं या जो विभाजन हमको पढ़ना है उसमें स्वरों का ही वर्चस्व ज्यादा रहेगा। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी स्वरों का ही वर्चस्व रहता है, यानी ज्यादातर क्वेश्चन स्वर से ही पूछे जाते हैं। देखिए, स्वरों के विभाजन को अगर हम बांटें तो टोटल कितने आधारों पर बांटा गया है? तो टोटल बांटा गया है 5 आधार। उसमें से आधार देते हैं। तो पहला आधार है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो पहला आधार हो गया उच्चारण के आधार पर। दूसरा आधार क्या है? ये है उच्चारण, और दूसरा आधार है उच्चारण काल। वहां है उच्चारण, लेकिन दूसरा आधार कौन सा है? उच्चारण काल, या उच्चारण काल का ही दूसरा नाम है मात्रा काल। दूसरा नाम क्या है? मात्रा काल के आधार पर। दूसरा आधार क्या है? मात्रा काल के आधार पर। तो पहला उच्चारण काल, उच्चारण, और दूसरा क्या है? उच्चारण काल। तीसरा आधार देखिए, तो तीसरा आधार है जिह्वा के आधार पर। तीसरा आधार क्या है? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा, और जिह्वा का अर्थ क्या है? तो जीभ के आधार पर। आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अगला क्या हो सकता है? अगला है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ का अर्थ क्या है? तो ओष्ठ का अर्थ है होंठ। तो अगला है ओष्ठ के आधार पर
किसका विभाजन? स्वरों का विभाजन आधार पर। और जो सबसे अंतिम या पांचवा आधार है वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, तो मुखाकृति के आधार। तो टोटल स्वरों के विभाजन के आधार कितने हैं? 5, जिसमें से पहला आधार है उच्चारण, दूसरा है उच्चारण काल, तीसरा है जीवा के आधार पर, चौथा है ओष्ठ के आधार पर और पांचवा है मुखाकृति के आधार पर। अब हम लोग इन्हीं की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आधार है आपका उच्चारण, या इसी उच्चारण का दूसरा नाम है नासिक्यता के आधार पर। नासिक्यता का अर्थ सीधे नासिका से है, और नासिका का अर्थ है कि ऐसे वर्ण जिनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो नासिका का प्रयोग हो, तो वही आधार कहलाता है उच्चारण या नासिक्यता के आधार पर स्वर। और जब हम इसको स्वरों को बांटते हैं तो टोटल कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? तो डिवाइड हो जाते हैं 2 भागों में, जिसमें से पहला भाग है अनुनासिक, या उसी अनुनासिक का नाम क्या है? सानुनासिक। अनुनासिक का अर्थ क्या है? तो हमने यहां कह दिया कि उच्चारण में नासिका का प्रयोग हो, उच्चारण में नासिका प्रयुक्त हो, और यहां नासिका का अर्थ क्या है? नाक। नासिका प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो वही कहलाता है उच्चारण या नासिक्यता के आधार पर स्वर। पहला वर्ण क्या होगा? पहले प्रकार के होंगे अनुनासिक या सानुनासिक, और दूसरा होंगे निरनुनासिक। देखिए, शब्द भी आप यहीं से जानेंगे। शब्द लिखा है अनुनासिक, दूसरा लिखा है निरनुनासिक। वास्तव में देखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है। तो शब्द की भी चर्चा साथ ही साथ हो रही है, वो आपको देख रहा है कि आपको ज्ञान कहां कहां से मिल रहा है। एक कहावत कही जाती है कि एक विद्वान एक मूर्ख से जितना सीख लेता है, दूसरा मूर्ख कुछ विद्वान से उतना नहीं सीख पाता। तो अब हर जगह आपको हिंट करने की आवश्यकता हमको नहीं है कि हम आपको बताएं कि आप देखें यहां से भी आपको ये जानकारी मिल रही है, यहां से भी ये जानकारी मिल रही है। आप अपने आप को कंसंट्रेट करें और देखें कि कहां कहां से रिलेट करके आप कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि एक क्लास को जब आप अधिक बार पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपको नई नई जानकारियां मिलती हैं। वो जानकारियां इसी प्रकार से छुपी रहती हैं। हमने आपका ध्यान केवल आकर्षित किया है, आप लोग देखते रहें। देखिए, हमने कहा कि ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? विलोम हो सकते हैं, बता दिया। अनुनासिक क्या होंगे? तो आपको पता है कि अनुनासिक का अर्थ है कि नासिका का प्रयोग हो। अनुनासिक में 2 शब्द हैं, एक तो शब्द क्या है? अनु, और दूसरा शब्द क्या है? नासिक। दूसरा शब्द क्या है? नासिक, और यहां नासिक को हम लिख देते हैं नासिका। अनु के 2 अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है पीछे, और दूसरा इसी अनु का अर्थ होता है अल्प। अल्प का अर्थ है थोड़ा या कुछ। यानी कि अगर किन्हीं वर्णों के उच्चारण में, किन्हीं वर्णों के उच्चारण में नासिका के पीछे भाग का अथवा नासिका का अल्प रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अगर वो कोई वर्ण उच्चारित होते हैं तो वो कहलाते हैं अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, वे वर्ण जिनमें नासिका का अल्प प्रयोग हो, नासिका का अल्प प्रयोग हो, वो वर्ण कहलाएंगे अनुनासिक। दूसरा क्या है? दूसरा है निरनुनासिक। हमने कहा कि ये इसका ठीक विपरीत है, तो इसका अगर पहला शब्द हम डिवाइड करते हैं तो पहला शब्द क्या आ जाता है? निर। और चाहे उपसर्ग निर हो और चाहे उपसर्ग नी हो, दोनों का ही अर्थ होता है बिना। और बिना का अर्थ है कि उस चीज को छोड़कर, यानी कि वे वर्ण अगर नासिका के बिना किन्हीं वर्णों का उच्चारण हो रहा है तो वो कहलाएंगे कौन से वर्ण? निरनुनासिक। यानी कि नासिका का प्रयोग ना हो, नासिका का प्रयोग ना हो। तो अगर वर्ण उच्चारित होते हैं, और यहाँ वर्ण हम जो कह रहे हैं वो क्योंकि विभाजन पढ़ रहे हैं स्वरों का, इसलिए यहाँ वर्ण से आशय क्या है? स्वरों से। ठीक, अब देखिए आएंगे कौन कौन से वर्ण। तो हमने बताया कि अनुनासिक का दूसरा नाम क्या है? सानुनासिक। आपको पता है कि टोटल जो वर्ण होंगे अर्थात जो स्वर होंगे उनकी संख्या है कितनी? 11।
उन्हीं 11 को अगर हम उनके मूल रूप में लिख दें तो वास्तव में सभी मूलतः स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। यानी कि अगर हम नासिका का प्रयोग ना करें तो जो भी आ से लेकर के ओ तक वर्ण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, निरनुनासिक, या इसी को हम कह सकते हैं कि मूलतः सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए जो भी वर्ण है उनको हम लिख दें लेकिन उनके साथ हम बिंदी का प्रयोग करें, और यहाँ बिंदी का अर्थ क्या है, अनुनासिक से, तो सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। जैसे दूसरा, इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो, जैसे मान लीजिए ये उच्चारण लिखा है, उच्चारण में ये जो ऊपर आपने लाइन खींची है इसको कहते हैं शिरोरेखा, तो शिरोरेखा कहते हैं। और अनुनासिक के संबंध में ये आपको बताया जाता है कि वे वर्ण जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर हो उनके साथ हम केवल बिंदी का प्रयोग करते हैं, जबकि अगर किन्हीं वर्ण की मात्राएं शिरोरेखा से नीचे हैं तो उनके साथ हम उसी बिंदु को चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने लिखने वाले हैं हम सभी स्वर, जैसे अगर हम लिख दें तो मान लीजिए पहला वर्ण हमने लिखा छोटा आ, इसको अगर अनुनासिक करना है तो चूंकि इसकी मात्रा इसके शिरोरेखा के ऊपर नहीं है तो इसलिए इसके साथ प्रयोग होगी अनुनासिक कौन सी, चंद्र बिंदु। इसी के साथ अगर हम इसका दीर्घ रूप लिख दें तो इसकी भी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर नहीं है तो इसके साथ भी बिंदु किसका प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु। जबकि इसके आगे का जो वर्ण है वो है छोटी ई, छोटी ई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होती है लेकिन जो मूल वर्ण होता है वो शिरोरेखा के नीचे होता है। तो अगर ये मूलावस्था में है तब तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, चंद्र बिंदु का, लेकिन अगर ये मात्रिक रूप में चली जाती है तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे केवल बिंदु का। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अगला, इसी के साथ में आपने देखा बड़ी ई, तो बड़ी ई चाहे मूलावस्था में हो चाहे मात्रावस्था में हो दोनों ही स्थिति में केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ अगर हमने छोटा ऊ लिख दिया तो ये भी चाहे मूलावस्था में हो चाहे मात्रावस्था में हो बिंदु का प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु। उसी प्रकार इसका दीर्घ भी हो जाएगा। लेकिन आगे जो आपके वर्ण आएंगे, आगे कौन कौन से वर्ण, एक तो ए, इसके साथ प्रयोग होगा शब्द कैसा, मात्रा प्रयोग होगी अनुस्वार की चंद्र बिंदु के रूप में, जबकि ठीक इसको मात्रा रूप में लिखेंगे तो केवल बिंदी लगेगी। वैसे ही अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए अय, वर्ण हमने लिख दिया, वर्ण कौन सा लिख देते हैं, उसी का अगला वर्ण लिख देते हैं अय। अगर हम इसको ऐसे लिखें चाहे इसके मात्रा रूप में लिखें, दोनों ही रूप में इसकी जो साथ में बिंदी लगेगी वो केवल अनुस्वार वाली होगी अर्थात चंद्र बिंदु नहीं होगी। अगला वर्ण लिख सकते हैं ओ, तो ये यहाँ सॉरी हमने मात्रा जो लगा दी है वो ओ की लिख दी है, तो यहाँ इसको केवल नीचे से इतना हटा देते हैं और फिर लिख देते हैं तो वो मात्रा हो जाएगी काहे की, एक। ऐसे लिखते हैं तो इसके साथ केवल बिंदी का प्रयोग करेंगे। ओ की मात्रा क्या होगी, तो ओ के साथ मात्रा हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं और इसके साथ केवल बिंदी का प्रयोग करें। और इसका जो अगला वर्ण होगा उसको भी चाहे मात्रा रूप में प्रयोग करें और चाहे साधारण रूप में प्रयोग करें, दोनों ही स्थितियों में बिंदु का क्रम क्या रहेगा, सामान्य बिंदु। तो जो पहला आधार है उच्चारण या नासिकता के आधार पर, उसमें सभी वर्ण मूलतः निरनुनासिक होते हैं, पहला मुख्य बिंदु। दूसरा, अनुनासिक और सानुनासिक अगर होंगे तो उनमें ऊपर चंद्र बिंदु उन्हीं के साथ आएगी जिनके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर उनकी मात्राएं ना हो। तो ये था स्वर के विभाजन का पहला आधार। देखते हैं अगला आधार। नेक्स्ट आधार जो आपका रहेगा वह है उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण काल या मात्रा काल क्या है, तो इसका अर्थ है उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, उच्चारण काल कहलाता है। तो उच्चारण में लगने वाला समय, इसके आधार पर अगर हम स्वरों को डिवाइड करें तो वो कितने भागों में चले जाते हैं, तो उसके भाग हो जाते हैं 3। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग होता है ह्रस्व या इसी का नाम है मूल या इसी को कहते हैं लघु या इसको कहते हैं एक मात्रिक स्वर। दूसरा जो विभाजन है वो है दीर्घ या गुरु या इसी का एक नाम है द्विमात्रिक स्वर। और तीसरा जो कहलाता है वो कहलाता है प्लुत स्वर। देखते हैं इसमें क्या विशेष रहता है। तो जो भी आपके स्वर हैं
विभाजन स्वर का ही पढ़ रहे हैं और टोटल संख्या 11 है, ये आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए। देखिए, उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वर। पहला आधार है ह्रस्व या मूल या लघु या एक मात्रिक स्वर। जो भी आपके 11 स्वर हैं, उनमें जो भी आपके वर्ण हैं, उनमें यदि सबसे कम समय लगता है और उसी कम समय को मान लीजिए हमने डिवाइड कर दिया किसमें, इकाई में। इकाई का अर्थ है कि जो भी आप समय की मात्रा मांगेंगे उसका अल्पांश या इकाई भाग। किन्हीं वर्ण के उच्चारण में अगर इकाई समय लगता है तो वही वर्ण कहलाएंगे एक मात्रिक या ह्रस्व या मूल या लघु स्वर। इसको हम थोड़ा भाषा रूप में लिखे भी देते हैं कि अगर मात्रा में क्या लिख देते हैं, उच्चारण में इकाई समय लगे, उच्चारण में इकाई समय लगे, और यहां इकाई समय का आशय 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, जो भी लेंगे एकांक लेंगे। इकाई, उच्चारण में इकाई समय लगे तो वो कहलाएंगे एक मात्रिक स्वर। और 11 स्वरों में जो भी आपके छोटे वाले स्वर होते हैं, जैसे कि छोटे स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, एक तो वर्ण है छोटा आ, दूसरा वर्ण है छोटी ई, तीसरा वर्ण है छोटा उ, और अगला वर्ण है कौन सा, ऋ। जो भी आपके ये 4 वर्ण होते हैं, इन्हीं को कहते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। जबकि ठीक इसी के विपरीत इकाई में, उच्चारण में इकाई का 2 गुना समय लगे। यहां इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा ठीक इसके बीच में हम लिख देते हैं, उच्चारण में इकाई का 2 गुना समय लगे। उच्चारण में इकाई का 2 गुना समय लगे, इकाई का 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे। अगर इनसे उच्चारित कोई वर्ण होते हैं तो वो कहलाएंगे दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर। और टोटल स्वरों की संख्या में कितनी है, 11। उसमें से माइनस कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। और वो 7 कौन कौन से रहेंगे, तो वो 7 कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो इसका दीर्घ हो जाएगा बड़ा आ, उसके बाद इसका दीर्घ हो जाएगा बड़ी ई, उसके बाद इसका दीर्घ हो जाएगा बड़ा ऊ, इसके बाद री का दीर्घ रूप हिंदी में प्रयोग किया नहीं जाता है, इसलिए इसके बाद लिख देते हैं ए, इसके बाद अगला वर्ण हो जाएगा ए, और उसके बाद हो जाएगा वर्ण ओ, और अगला वर्ण हो जाएगा कौन सा, औ। तो टोटल दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है, 7। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अब देखिए, यही जो दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर हैं, इन्हीं को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, परिभाषा इसकी हम थोड़ा हटाए देते हैं, इरेज करते हैं, ताकि आपको हम ये समझा पाए। जो दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर हैं, उन्हीं को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। और उनका नाम क्या दिया गया, एक का नाम दिया गया मूल दीर्घ स्वर और दूसरे का नाम दिया गया संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ क्या होते हैं, जो आपके मूल वर्ण होते हैं, मूल वर्ण कितने, ये वाले 4। इन्हीं मूल के जो बड़े भाई या बहन हैं, वही कहलाते हैं कौन से, मूल दीर्घ स्वर। चूंकि हमने बताया कि इसका दीर्घ रूप संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, तो इसको छोड़ करके इनके जो बड़े भाई या बहन होंगे वही कहलाएंगे मूल दीर्घ स्वर। और उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि एक तो इसका बड़ा भाई कौन सा हो जाएगा, बड़ा आ, दूसरा इसकी बड़ी बहन कौन सी हो जाएगी, बड़ी ई, और दूसरा इसका बड़ा भाई कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बड़ा ऊ। तो मूल दीर्घ वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो होगी 3, और वो कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। यानी मूल के ही जो दीर्घ होंगे वो कहलाएंगे मूल दीर्घ स्वर। इनको छोड़ करके जो भी आपके इन 7 में बच गए वो कहलाएंगे संयुक्त दीर्घ स्वर। और संयुक्त दीर्घ स्वर हो कितने जाएंगे, तो संयुक्त दीर्घ स्वर हो जाएंगे 4। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा हो जाएगा ओ, और चौथा वर्ण हो जाएगा औ। आपको कारण ये भी पता होना चाहिए कि इनको संयुक्त दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि मूल दीर्घ इनको कहेंगे, तो क्यों कहेंगे। तो अब इसका भी विभाजन जान लीजिए। ए का जो निर्माण होता है वो वास्तव में जब आ में जुड़ता है कौन सा, छोटी ई, तब निर्माण होता है किसका, ए का।
उसी प्रकार जो अ होता है, इसमें जब हम छोटा आ में जोड़ देते हैं ए, तब योग होता है किसका? अ का। उसी प्रकार ओ का निर्माण जब होता है तो हम इस छोटा आ में जोड़ देते हैं छोटा उ और योग हो जाता है ओ का। उसी प्रकार जब अ का योग होता है तो इस आ में हम जोड़ देते हैं एक स्वर और वो स्वर होता है कौन सा? ओ। इनके योग से ही ये वर्ण मिलते हैं और आपको पता है कि अगर एक से अधिक प्रकार के वर्ण जुड़े अर्थात संयुक्त हो तो वो वर्ण कहलाएंगे संयुक्त। और चूंकि ये संयुक्त भी है और दीर्घ भी है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? संयुक्त दीर्घ स्वर। यही से समझ लीजिए कि आगे चल करके जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि अगर आ का योग ई से होगा तो परिवर्तन ए में होगा, अगर आ का योग उ से होगा तो परिवर्तन ओ में होगा। और यही परिवर्तन हम लोग संधि में पढ़ने वाले हैं। कौन सी संधि में? गुण संधि में। तो ये दोनों संधियां चली जाएंगी कहां? गुण संधि में। ठीक वैसे ही आपको पढ़ाएंगे कि अगर आ और ए का योग होगा तो परिवर्तन हो जाएगा अ में, आ और ओ का योग होगा तो परिवर्तन हो जाएगा औ में। और आपसे बताया जाता है कि अगर अ की मात्रा या औ की मात्रा मिले तो संधि हो जाती है कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो आपको यही से रिलेट करके चलना है, चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये तो हो गए ह्रस्व स्वर, ये तो हो गए दीर्घ स्वर। एक तीसरा प्रकार बच गया और वो तीसरा प्रकार कौन सा है? प्लुत स्वर। जैसे इससे पहले के विभाजन में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो मूल स्वर होते हैं वो आप कैसे होंगे? निरनुनासिक। वैसे ही मूलतः जितने भी स्वर होते हैं 11, वो कोई भी प्लुत स्वर नहीं होता। अगर नहीं होता इसका अर्थ ये है कि प्लुत स्वर मूलतः होते नहीं है, हम लोग उच्चारित करते हैं। और उच्चारित करने के जो संकेत चिन्ह है वो या तो इस टाइप में आपको मिलेगा या तो ये इस आकार का होगा। आपको उदाहरण के माध्यम से बताएं। जैसे परिवार में आपने देखा होगा कि अगर मम्मियां किसी को बुलाती हैं तो वो मान लीजिए नाम क्या है? रमेश। यहाँ एक उदाहरण लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए नाम है रमेश, या इसी के साथ हमें पेज एक ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक अमुक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? रमेश। इसी रमेश को अगर इसकी मम्मी बुला रही हैं, अगर इसी रमेश को इसकी क्या बुला रही हैं? मम्मी बुला रही हैं, तो वास्तव में वो जो बुलाएंगी तो बाहर से जब आवाज देंगी तो वो कहती हैं रमेश। यानी कि जितना समय इसको चाहिए उतना ही समय देंगी, जितना समय इसको चाहिए उतना ही समय देंगी। लेकिन यहाँ पर वो अपनी प्रवृत्ति थोड़ी लंबी कर देती है। अर्थात इसको अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो ये वास्तव में इस प्रकार से चला जाता है और इसी को कह देते हैं क्या? प्लुत स्वर। प्लुत ध्वनि या प्लुत स्वर। अर्थात परिभाषा क्या होगी? कोई भी ऐसे वर्ण जिनमें हमने बताया कि इकाई का अगर दोगुना समय लगेगा तो वो कहलाएगा द्विमात्रिक स्वर। ये क्या कहलाएगा? द्विमात्रिक स्वर। अगर किसी वर्ण के उच्चारण में द्विमात्रिक से अधिक समय दिया जाता है तो वही वर्ण कहला जाता है आपका कौन सा वर्ण? प्लुत वर्ण। और मूलतः कोई भी वर्ण प्लुत नहीं होता, उसका निर्माण उसके उच्चारण के आधार पर किया जाता है। आगे जब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो वहां आपको हम ये भी बताएंगे कि वास्तव में इस प्लुत का निर्माण होता कैसे है। तो आप लोग ये भी सीख पाएंगे कि प्लुत का निर्माण क्यों होता है। उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बता दिया तो शायद आप रिलेट कर पाए। तो वो हो गए किसके आधार? तो वो हो गए आधार हमने कौन सा पढ़ा? उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर। यहां अगर उदाहरण आप लिखना चाहें तो एक दो उदाहरण हम लिख देते हैं जो कि अच्छे उदाहरण माने जाते हैं और वर्तनी में भी पूछे जाते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि वर्तनी में भी पूछा जाता है और वो उदाहरण है किसका? ओम का। कहते हैं ये शांति का प्रतीक है। दूसरा वर्तनी भी आपको याद रखनी है कि यही वर्तनी सही होती है। और दूसरा क्या है कि इसके बाद ये जो 3 टाइप में आपको दिख रहा है यही क्या है? प्लुत ध्वनि। वैसे ही एक शब्द और महत्वपूर्ण है, एक शब्द है तेजोश। शब्द क्या है? तेजोश। तो इसमें जो सी से पहले ये आपको ड रूप में दिख रहा है, इसी को थोड़ा सुधार करके और लिख दें। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है कि मात्रा से पहले ही इसको ऐसे लिख दिया जाए, ये भी आपका सही होता है। और इसमें ये जो ध्वनि आपको दिख रही है यही ध्वनि कैसी है? प्लुत ध्वनि। देखते हैं, ये हमने आपको बता दिया एक उदाहरण के माध्यम से। अगला आधार है तीसरा आधार जिह्वा। और जिह्वा का अर्थ हमने बताया क्या है?
जीभ, लेकिन ये जीभ के उठने के आधार पर, जो आपकी जीभ है उसके अगर हम 3 बराबर भाग करें तो यानी कि इसके आधार पर कितने जाएंगे, 3। और उसमें अगर आगे का भाग उठे तो उन्हीं को कह देंगे क्या, अग्रस्वर। अगर उसी जीभ के मध्य का भाग उठे तो उसी को कह देंगे मध्य स्वर, और अगर उसी जीभ के पीछे का भाग उठे तो उसी को कह देते हैं पश्च स्वर। जीभ के उठने के आधार पर जो स्वरों का उच्चारण स्थान बांट दिया गया या स्वरों को बांट दिया गया वही कहलाता है जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसलिए हमने यहाँ एक छोटी ट्रिक भी लगाई है, अगर आपको समझ में आए तो आप लोग याद करना, वैसे मानना यह है कि सब लोग अपने हिसाब से याद रखें। देखिए ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आ, उसके बाद लिखा है ओ, आ ओ, उल्लू के पीछे पीछे, उल्लू के पीछे पीछे। और दूसरी पंक्ति है आ को छोड़ो बीच में, आ को छोड़ो बीच में, आ को छोड़ो बीच में। यहां आपको कुछ विशेष कर भी ध्यान रखना है, जैसे कि बीच में लिखा है तो यहां बीच में का अर्थ क्या रहेगा, बीच का अर्थ रहेगा मध्य, बीच का अर्थ क्या रहेगा, मध्य। वैसे ही जो पीछे लिखा है इसका अर्थ क्या रहेगा, इसका अर्थ रहेगा पश्च। यानी कि ट्रिक में केवल 2 विभाजन किए गए हैं, एक तो मध्य और दूसरा कौन सा, पश्च। इसके अलावा जो भी बच जाएंगे वो कहां चले जाएंगे, अग्र। दूसरा आपको याद रखना है, इस आ का अर्थ है एक तो बड़ा आ, लेकिन इस ओ का अर्थ है एक तो ओ भी रहेगा और इसके साथ औ भी रहेगा। ये 2 वर्ड हो गए। वैसे ही उल्लू का जो छोटा ऊ है इसका अर्थ है कि एक तो छोटा ऊ रहेगा और एक इसका बड़ा भाई कौन सा, बड़ा ऊ भी रहेगा। यानी कि टोटल 5 वर्ण, एक तो बड़ा आ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, तीसरा ऊ और 5वां बड़ा ऊ। ये कहां चले जाएंगे, पश्च में, यानी कि जीभ के पश्च भाग से उच्चारित वर्ण। तो वो पश्च भाग में सबसे पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा, एक तो कौन सा वर्ण, एक तो सबसे पहले आ जाएगा बड़ा आ, इसके अलावा छोटा ऊ, इसके अलावा बड़ा ऊ, इसके अलावा ओ, और सबसे अंत वाला वर्ण जो रहेगा वो हो जाएगा औ। ये कौन से वर्ण है, पश्च। फिर यहां लिखा है बीच, और हमने बीच का अर्थ लिख दिया मध्य, और मध्य भाग से उच्चारित होने वाला एकमात्र वर्ण है, और वो वर्ण कौन सा है, छोटा आ। यानी कि मध्य स्वर का अर्थ है कि मध्य, जीभ के मध्य भाग के उठने पर जो उच्चारित वर्ण होगा वो होगा छोटा आ। आपने देखा 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, टोटल 11 वर्णों में 6 वर्ण तो यहाँ हो गए, यानी कि यहाँ कितने बचेंगे, 7, और जो भी आप बच जाएंगे वही हो जाएंगे अग्रस्वर। और अग्रस्वर होंगे कौन कौन से, एक तो हो जाएगा छोटी ई, दूसरा हो जाएगा बड़ी ई, इसके अलावा एक बच जाएगा री, इसके अलावा एक बचेगा ए, और दूसरा बचेगा ऐ। इसके अतिरिक्त जो वर्ण है वो आपके आगे हो चुके हैं, इसलिए अग्रस्वर ये हो जाएंगे, मध्य स्वर ये हो गया, पश्च स्वर ये हो गया, और ये होगा क्या, तो हमने बता दिया कि जीभ के उठने के आधार पर। ये ट्रिक आपको पसंद आए तो आप याद कर सकते हैं, ना पसंद आए तो आपको याद करना है साम दाम दंड भेद, जो तरीका आप अपना पाए अपना सकते हैं। देखते हैं अगला विभाजन। अगला विभाजन है ओष्ठ के आधार पर, और यहाँ ओष्ठ का अर्थ है होठों की गोलाई के आधार पर, अर्थात वे वर्ण या वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाए, तो वही के आधार पर अगर हम स्वरों को बांटें तो वो विभाजन कहलाता है स्वरों के, यानी कि होठों की गोलाई के आधार पर। और इसके आधार पर वर्ण हो गए कितने प्रकार के, 2। एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं कि यहाँ वर्ण का आशय स्वर से है, क्योंकि विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं स्वरों। एक तो होंगे वृत्तमुखी या वर्तुल, और दूसरे होंगे अवृत्तमुखी या अवर्तुल। होठों की गोलाई का आधार यह है जिनके उच्चारण में यहाँ थोड़ा भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाए, होठ गोल हो जाए। और यहाँ गोल का अर्थ है कि एक होठ से काम नहीं चलेगा, गोल होठ। होठों का अर्थ यह है कि दोनों होठ मिलकर के एक वृत्त का नाम ले, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया कौन सा, वृत्तमुखी। तो यदि उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है तो वो कहलाएंगे वृत्तमुखी या वर्तुल। यानी कि इसमें लिख देते हैं उच्चारण में होठ गोल हो,
होंठ गोल हों तब तो वो कहलाएंगे कौन से, वृत्तमुखी। और अगर उच्चारण में होंठ गोल ना हो तो वो कहलाएंगे अवृत्तमुखी। उच्चारण में होंठ गोल ना हो तो वो कहलाएंगे अवृत्तमुखी। आपको नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वृत्तमुखी का ठीक विपरीत क्या होगा, अवृत्तमुखी, यानी कि होठों का आकार गोल ना हो। अब देखिए वर्ण होंगे कौन कौन से, तो आपको सबसे पहले ही बता चुके हैं कि ये आपका वैज्ञानिक क्रम है। वैज्ञानिक का अर्थ है विज्ञान उसी को मानता है जिस पर वो प्रयोग कर सकता है। तो आप जो आपके टोटल स्वर कितने हैं 11, उनका प्रयोग कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। आपको लगेगा कि किसके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो रहा है और किसके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं हो रहा है। तो 4 वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है और वो कहलाते हैं वृत्तमुखी। और वो हैं कौन कौन से, तो एक तो वर्ण है आ, छोटा ऊ, सॉरी, एक तो वर्ण है बड़ा ऊ, एक वर्ण है ओ, और एक और वर्ण है, वो वर्ण कौन सा है, औ। इन चारों वर्णों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, तो इसीलिए इनको कहते हैं वृत्तमुखी, या इसी का नाम क्या है, वर्तुल। दूसरे, इसको छोड़ करके जो भी वर्ण बचे वो कहलाएंगे आवृत्तमुखी या आवर्तुल। अर्थात एक तो वर्ण आएगा छोटा आ, दूसरा आएगा बड़ा आ, तीसरा आएगा ई, अगला आएगा बड़ी ई, एक आएगा री, एक आएगा ए, और अगला वर्ण आएगा ऐ। ये भी आपके क्या कहलाएंगे, अवृत्तमुखी। अच्छा, एक वर्ण की चर्चा हम लोग वर्णमाला में तो कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन एक विशेष वर्ण है उसको भी आपको याद रखना है, और वो वर्ण कौन सा है, तो इसी में विभाजन हम कर देते हैं कि अगर आगत वर्ण, इसको क्या कहते हैं, आगत स्वर या आगत वर्ण, इसका भी विभाजन अगर हम इस आधार पर करें तो इसको भी क्या कहते हैं, वृत्तमुखी। और ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको याद आ गया, तो हमने आपको बता दिया कि ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाता है वृत्तमुखी। देखते हैं अगला, और स्वरों का सबसे अंतिम विभाजन, और अंतिम विभाजन है मुखाकृत के आधार। मुखाकृत का आधार है मुख के खुलने के आधार पर कि वर्णों के उच्चारण में मुख कितना खुलेगा, जिसमें संवृत हैं, अर्ध संवृत हैं, अर्ध विवृत हैं और विवृत है। संवृत का अर्थ क्या है, जिनके या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुले। अर्ध संवृत का अर्थ क्या है, जिनके उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा ज्यादा लेकिन अर्ध विवृत से थोड़ा कम खुले। अर्ध विवृत क्या होंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख अर्ध विवृत से ज्यादा लेकिन विवृत से कम खुले। और विवृत में वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुले। तो आपको पता है, हमने अभी आपको विभाजन में थोड़ा हिंट भी दी थी कि एक वर्ण जो कि सबसे पहले बताया था, एक तो ये, इसका एक छोटा रूप है जिसको कहते हैं हम लोग बड़ा आ। तो इस पर चर्चा आगे करनी है, तो बात करते हैं केवल बड़ा आ की। ये एक वर्ण ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में मुख का आकार सबसे ज्यादा खुलता है, और विवृत में लिख देते हैं जिनमें मुख सबसे ज्यादा खुले, जिनमें मुख सबसे ज्यादा खुले वही कहलाता है विवृत। और एकमात्र विवृत जो वर्ण रहेगा वो आपका होता है बड़ा आ। तो विवृत में क्या रहेगा। दूसरा आपको यह भी याद रखना है कि आपने देखा कि हमने संवृत सबसे ऊपर लिखा है लेकिन लिखा सबसे पहले है कौन सा, विवृत। इसका अर्थ यह है कि अगर आप भी इसी टेक्निक से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको पढ़ने में आनंद आएगा। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, बड़ा। अब आप जानते हैं कि जो इससे छोटे या वृद्ध होते हैं वो इससे ठीक ऊपर जाएंगे, और इससे छोटे एक तो कौन सा होगा, इसका ह्रस्व यानी कि छोटा आ। फिर हमने बताया कि जो होंगे वृद्ध, और वृद्ध में कौन से आते हैं, एक तो आता है ए और एक तो वर्ण आता है कौन सा, औ, और यही वर्ण कहलाते हैं अर्ध विवृत वर्ण। बड़ा अ सबसे नीचे, इसका छोटे और दोनों वृद्ध किसमें आएंगे, अर्ध विवृत। फिर हमने कहा कि इससे भी कम मुख खुले वो कहलाएंगे अर्ध संवृत। छोटा आ तो जा चुका, अब इसके छोटे वाले बचे, और इसके छोटे वाले कहलाते हैं एक तो ए और दूसरा कौन सा, ओ। इसका छोटा ये मान लीजिए, इसका छोटा ये मान लीजिए, और ये दोनों वर्ण कहलाएंगे
अर्ध संवृत वर्ण। तो तीन विभाजन हो गए, विवृत, अर्धविवृत और अर्ध संवृत। अब केवल बचे संवृत, और संवृत की परिभाषा भी लिख देते हैं, जिनमें सबसे कम मुख खुले। जिनमें का अर्थ है जिनके उच्चारण में, जिनमें सबसे कम मुख खुले, सबसे कम मुख खुले, मुख खुले वही कहलाते हैं संवृत वर्ण। होंगे कौन कौन से, तो आगे लिख लीजिए, इन सभी को छोड़ करके जो भी बच गए वही कहलाएंगे संवृत। कौन कौन से होंगे, छोटा आ हो चुका, एक बच गया छोटी ई, इसी का दीर्घ बच गया बड़ी ई, फिर आपको पता है एक तो बच गया कौन सा, छोटा ऊ, एक बच गया कौन सा, बड़ा ऊ, और एक वर्ण बच गया कौन सा, री। इसके अतिरिक्त जो वर्ण थे वो तो सभी बांटे जा चुके हैं। फिर हमने बताया कि इसके एक जो विशेष रूप आगत वर्ण, इसका अगर हम लेख करें तो ये भी अर्धविवृत के अंतर्गत आ जाता है। इसका अगर विभाजन करें तो ये भी क्या कहलाएगा, अर्धविवृत, और इसको आपको विशेष कर याद रखना है। तो पांचवा विभाजन जो स्वर का था, मुखाकृति या मुख के खुलने के आधार पर, वो भी आपने पढ़ लिया। संवृत क्या कौन से वर्ण होंगे, अर्ध संवृत कौन से होंगे, अर्धविवृत कौन से होंगे, और विवृत कौन से होंगे। ये स्वरों का संपूर्ण विभाजन हो गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान। देखिए, स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के जो उच्चारण स्थान रहने वाले हैं या व्यंजन के उच्चारण स्थान रहने वाले हैं, दोनों को लगभग समान आधार पर बांटा गया है। तो विभाजन हम जहां आपको समझाए देते हैं, यही सेम विभाजन व्यंजन में भी पढ़ना है तो वहां केवल डायरेक्ट पढ़ेंगे, यहां आपको समझाया देते हैं। अगर आपको किन्हीं स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण करना है तो उच्चारण के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न का अर्थ है प्रयास या चेष्टा, इसकी परिभाषा दी जाती है। उच्चारण करने की चेष्टा ही क्या कहलाती है, प्रयत्न। तो एक तो प्रयास के आधार पर, दूसरा जब आप प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई उच्चारण स्थान से ही वर्ण उच्चारित होगा, तो दूसरा आधार हो जाता है स्थान के आधार। जो प्रयत्न का आधार है उसी प्रयत्न के आधार पर फिर से दो भागों में डिवाइडेशन होता है, और एक होता है घोषत्व का आधार, और घोषत्व का अर्थ होता है गले का कंपन, गले का कंपन। कंपन समझ पा रहे हैं, इसी कंपन को लिख देते हैं नाद, और नाद का अर्थ क्या होता है, ध्वनि। यानी कि अगर उच्चारण में गले में कंपन हो रहा है उसके आधार पर, और एक है प्राण तत्व के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर, इसकी चर्चा पीछे थोड़ी की है। प्राण तत्व का अर्थ है फेफड़ों में उपस्थित वायु, फेफड़ों में उपस्थित वायु, फेफड़ों में उपस्थित वायु के आधार पर उपस्थित वायु, और यहां वायु का अर्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्राणत्व का आधार है इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया, एक तो अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। यानी कि जो फेफड़ों में उपस्थित वायु है उसका अगर थोड़ा प्रयोग होता है तो वर्ण कहलाएंगे अल्प प्राण, अगर ज्यादा होता है तो वो वर्ण कहलाएंगे महाप्राण। जबकि अगर किसी वर्ण के उच्चारण में गले में कंपन होता है तो वो कहलाएगा अघोष, अगर कंपन नहीं सॉरी अगर गले में कंपन होता है तो वो कहलाएगा सघोष, या उसी का नाम क्या है, घोष, और अगर कंपन नहीं होता है तो वो कहलाएगा अघोष, क्योंकि इसके आगे उपसर्ग जुड़ा है आ, और इस आ उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नहीं, अर्थात घोष न हो वही क्या कहलाएगा, अघोष। तो टोटल विभाजन जो वर्णों के हो जाएंगे वो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। होंगे कितने, चार, अर्थात चारों आपके सामने लिखे हैं। एक तो होगा अघोष, दूसरा होगा सघोष, तीसरा होगा अल्प प्राण, और चौथा होगा महाप्राण। अगर आप इन चारों को ठीक इसी के क्रम में याद रखते हैं तो हम आपको एक बताते हैं कि हमेशा स्वर कहाँ रहते हैं, मध्य में। हमने क्या बताया, अगर चार भागों में हम इनको ऐसे ही डिवाइड कर दें तो एक भाग ऊपर का हटा दीजिए, ये कब, जब स्वरों का विभाजन पढ़ रहे हैं। एक भाग नीचे का हटा दीजिए, कब, जब स्वरों का विभाजन पढ़ रहे हैं। मध्य में केवल दो चीजें बची, मध्य में केवल दो चीजें बची, और वो दो चीजें कौन कौन सी बची, एक तो सघोष या घोष, और दूसरा है अल्प प्राण। हमने कहा कि ये दोनों ही टच करेंगे किसको, स्वर को, अर्थात
स्वर के संबंध में जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है कि जो भी आपके स्वर होते हैं अर्थात सभी स्वर क्या होंगे, एक तो सघोष या तो घोष होंगे, दूसरा क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। तो यहां लिख देते हैं सभी स्वर अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण तथा अल्प प्राण तथा सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और चूंकि इसी सघोष का ही नाम क्या है, घोष, तो दोनों बातें लिख देते हैं घोष होते हैं। स्वर के संबंध में इतनी ही जानकारी उच्चारण के हिसाब से आपको याद रखनी है कि सभी स्वर हमेशा कहाँ रहेंगे, मध्य में, और मध्य का अर्थ है कि सभी स्वर अल्प प्राण होंगे और तथा क्या होंगे, सघोष होंगे। ये तो पहला आधार था, कब, प्रयास या प्रयत्न के आधार। अगला आधार हम लोग पढ़ने वाले हैं, और अगला आधार क्या है, उच्चारण स्थान के आधार, उच्चारण स्थान के आधार, उच्चारण स्थान के आधार। और जो उच्चारण स्थान होते हैं वो आपके यहाँ गले से लेकर के फिर आप इसकी विपरीत दिशा में बाहर की तरफ आएंगे तो वही उच्चारण स्थान आपको मिलते जाते हैं। देखिए यहां भी आपको समझना है, ये क्या है, ये है स्थान, और ये क्या है, ये है स्थान से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां भी आपको एक हम बताएंगे, ये क्या है, स्थान से संबंधित। आगे चल करके हम लोग शब्द पढ़ेंगे, उस शब्द में एक शब्द पढ़ने वाले हैं हम लोग संज्ञा। कौन सा शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा। और एक इसी विकारी के अंतर्गत एक शब्द आएगा विशेषण। देखिए शब्दों की वैल्यू क्या है, हमने कहा कंठ क्या है, स्थान है, जबकि कंठ क्या है, उसी स्थान से संबंधित है, अर्थात कंठ का क्या हो गया, विशेषण। तो इधर वाले जो भी शब्द लिखे हैं वो सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द हैं संज्ञा। और इसी से रिलेट होने वाले जो सभी शब्द हैं वो सभी शब्द क्या हैं, वो सभी शब्द हैं विशेषण। खैर ये तो आगे की चर्चा है, हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यहां हम लोग जान लेते हैं उच्चारण के आधार पर जो स्वरों को डिवाइड किया गया है वो स्वर कौन कौन से होंगे। देखिए हमने कहा कि अगर आप इस गले में ये जो कंठ है इसके विपरीत भाग में जाते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, तो आपको क्रमिक रूप से यही स्थान मिलेंगे। यानी कि जो सबसे यहाँ नीचे रहेगा, गले में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंठ। ठीक कंठ से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, जहां जिह्वा आपकी पीछे होकर भी न पहुंच सके, वो कहलाता है क्या, ताल। उस ताल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेकिन दांत से पीछे रहेंगे तो जो स्थान होता है वो कहलाता है मूर्धा। और उसी मूर्धा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जहां जीवा आपकी लगभग सीधी रहती है, वो कहलाता है दंत। और उसी दंत से बाहर की तरफ जब निकलेंगे तब जो आपका स्थान आता है वो कहलाता है ओष्ठ। ओष्ठ का एक पर्याय है रदपट। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है, बता दिया आपको। अब देखिए जो आपके स्वर हैं कितने, 11, उन्हीं 11 में कंठ स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है जो स्वर सबसे पहले उनका उच्चारण भी सबसे पहले। ये केवल याद करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि छोटा आ और बड़ा आ ये क्या कहलाएंगे, कंठ वर्ण या कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। दूसरा ताल, तो छोटा आ बड़ा आ के बाद वर्ण कौन सा है, छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी ई बड़ी ई क्या हो जाएगी, ताल या ताल। तीसरा आया आपका मूर्धा। इसके बाद अगर क्रम रूप में आएंगे तो वर्ण आएंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ। उस छोटा ऊ बड़ा ऊ को हम लोग रखते हैं किसके अंतर्गत, ओष्ठ के अंतर्गत। तो ओष्ठ में आएंगे एक तो छोटा ऊ और दूसरा आएगा बड़ा। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं तो वर्ण आता है री, और री वर्ण कहलाता है उच्चारण स्थान में कौन सा वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। स्वरों में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं होता है जो कि दंत हो, इसलिए यहां जगह हमेशा क्या रहती है, खाली रहती है। संस्कृत में एक वर्ण होता है ली, उसको आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमने यहां लिखा कंठ ताल, कब कोई एक वर्ण कंठ का मिलेगा, कोई एक वर्ण ताल का मिलेगा, तब एक ध्वनि उच्चारित होगी और उस ध्वनि को क्या कह देंगे, कंठ ताल। दूसरा
कोई एक कंठ का वर्ण मिलेगा, कोई एक ओष्ठ का वर्ण मिलेगा और इन दोनों से एक वर्ण उच्चारित होगा जिस वर्ण को कह देंगे क्या, कंठ ओष्ठ। और हम चर्चा भी कर चुके हैं कि कंठ का एक वर्ण मान लीजिए हमने कह दिया आ है, उसके बाद ताल का हमने एक वर्ण कह दिया मान लीजिए ई है, और अगर इन दोनों का योग करते हैं तो आपने पढ़ा है कि एक वर्ण होता है ए जिसका योग होता है आ प्लस ई, और एक इसी का साथी भी शामिल कर लीजिए ए, यानी कि ए और ए इन दोनों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कंठ ताल। तो कंठ ताल में दो वर्ण लिख देंगे, एक तो ए और अगला वर्ण हो जाएगा कौन सा, ए। दूसरा हमने कहा कि कोई एक कंठ का वर्ण मिल जाए, हमने लिख दिया छोटा आ। कोई एक ओष्ठ का वर्ण मिल जाए, हमने लिख दिया छोटा उ। अगर इन दोनों का योग हो जाए तो एक वर्ण बनता है और वो वर्ण कौन सा होता है, ओ। फिर हमने कहा कि इसी का साथी भी लिख दो और साथी कौन सा हो जाएगा, औ। और जब ये दोनों वर्ण हो जाएंगे तो इनका उच्चारण जो होता है वही हो जाएगा कंठ ओष्ठ। दोनों को मिला देंगे तो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ, और उसी कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होंगे वो वर्ण होंगे एक तो ओ और दूसरा वर्ण हो जाएगा कौन सा, औ। टोटल 11 स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन हमने आपको बता दिया। कंठ में छोटा आ बड़ा आ, ताल में छोटी ई बड़ी ई, मूर्धा में री, ओष्ठ में छोटा उ बड़ा उ, कंठ ताल में ए और कंठोष्ठ में ओ और औ। तो हम लोगों ने स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, फिर स्वर के विभाजन पढ़ लिए और उन्हीं स्वरों में कुल स्वरों के उच्चारण स्थान पढ़ लिए। अब तो आज की क्लास के लिए स्वरों का विभाजन पर्याप्त है। आप लोग इनको एक बार फिर रिवाइज करके देखिएगा और आप अपनी तरफ से देखिएगा कि जब जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करते हैं आप में इंप्रूवमेंट होता है। पूरी क्लास की जो भी आपकी पीडीएफ रहेगी वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगी और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद, जय हिंद।